नमस्कार दोस्तों, ये है कल की कुंवर। पेश है हेल बॉय। कहानी शुरू होती है 1944 से। हमें दिखाया जाता है कि अमेरिकन सेना स्कॉटलैंड में हिटलर के एक खुफिया ठिकाने पर पहुंचती है, जहां हिटलर के वैज्ञानिक और सेना विज्ञान और काले जादू के जरिए अंधेरी दुनिया में कैद तबाही मचाने वाले 7 देवता ओगडू जहाज को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो इस दुनिया में आकर दुश्मन सैनिकों को हराने में उनकी सहायता कर सकें। यूएस सेना के साथ राष्ट्रपति के सुपरनेचुरल घटनाओं के सलाहकार प्रोफेसर ट्रेवर ब्रूटनहोम भी होते हैं। वो कमांडर को बताते हैं कि ये धरती की वो जगह है जहां भूत और भविष्य का मिलन होता है, पर उनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो देखते हैं कि वहां पर हिटलर के वैज्ञानिक ग्रिगोरी और उसके शागिर्द अफसर कार्ल और इल्सा भी मौजूद हैं। ग्रिगोरी, जिसके पास पहले से ही शैतानी देवताओं की कुछ शक्तियां हैं, वो इल्सा को एक किताब देते हुए उसे अमर और हमेशा यंग रहने का वरदान देता है। ग्रिगोरी अपने खास यंत्र के जरिए दूसरी दुनिया यानी नर्क का द्वार खोल देता है, पर उसी दौरान यूएस सेना उस पर हमला कर देती है। कई लोग मारे जाते हैं। इससे पहले कि ग्रिगोरी अपने मकसद में कामयाब हो पाता, प्रोफेसर ब्रूट ग्रेनेड फेंककर उस यंत्र को तबाह कर देता है। नर्क का द्वार बंद होते होते ग्रिगोरी भी उसमें खींचा चला जाता है और देखते ही देखते वो दूसरी दुनिया में गायब हो जाता है। ये देखकर इल्सा वहां से भाग जाती है। प्रोफेसर ब्रूट कहते हैं कि नर्क का द्वार काफी समय तक खुला था, वहां से जरूर कुछ न कुछ आया होगा। जब वो वहां पर खोजबीन करते हैं तो उन्हें एक छोटा रेड कलर का बंदर जैसा दिखने वाला दानव बच्चा मिलता है। प्रोफेसर उसे चॉकलेट देकर अपने पास बुला लेते हैं। वो उस बच्चे को नाम देते हैं हेल बॉय। समय बीतता है और अब 60 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि इल्सा और कार्ल एक गाइड के जरिए एक सर्कल नुमा पवित्र जगह पर जाते हैं। कार्ल वहां पर गाइड को मार देता है। गाइड का खून सर्कल के बीच एक कुंड में इकट्ठा होने लगता है। इल्सा ग्रिगोरी द्वारा दिए हुए किताब से कुछ शब्द पढ़ती है और फिर दिखाया जाता है कि ग्रिगोरी एक बार फिर नर्क की दुनिया से वापस आ गया है। दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर ब्रूट को दिखाया जाता है, जो अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और बीमार भी। डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, पर प्रोफेसर ब्रूट मना कर देते हैं। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि एक यंग FBI एजेंट जिसका नाम जॉन होता है, वो यूएस की खुफिया इकाई ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल एंड डिफेंस रिसर्च सेंटर पहुंचता है। वहां पर जॉन एक अजीब मछली सा दिखने वाले इंसान से मिलता है, जो एक बड़े शीशे के जार के अंदर पानी में होता है। प्रोफेसर ब्रूट जॉन को बताते हैं कि इसका नाम अब्राहम सेपियंस है, इसे एप भी कहते हैं। वो बताते हैं कि ये हमें एक हॉस्पिटल के खुफिया तहखाने से मिला था। एप जॉन को उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें बताता है, जिसे सुनकर जॉन बहुत हैरान होता है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि एप किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता है और उसके बारे में बता सकता है। एप एक बार में 4 किताबें एक साथ पढ़ सकता है। प्रोफेसर जॉन को 2 चॉकलेट्स का पैकेट देते हुए एजेंट क्ले के साथ जाने के लिए कहते हैं। एजेंट क्ले जॉन को लेकर एक कमरे में जाता है। जॉन देखता है वहाँ पर हेल बॉय है, जिसके बारे में अब तक वो कॉमिक्स में ही पढ़ता आया था। हेल बॉय क्ले से पूछता है, ये लड़का कौन है? क्ले कहता है कि ये तुम्हारा नया साथी है। हेल बॉय कहता है, मुझे किसी नए साथी की ज़रूरत नहीं है। क्ले जॉन को चॉकलेट्स हेल बॉय को देने का इशारा करता है। जॉन ऐसा ही करता है। हेल बॉय पूछता है कि क्या पिताजी अभी भी मुझसे नाराज़ हैं? क्ले कहता है, अगर ऐसे ही तुम उन्हें बिना बताए गायब होते रहोगे तो वो नाराज़ तो होंगे ही। उसी वक्त खतरे का अलार्म बजता है। हमें आगे दिखाया जाता है हेल बॉय और एप उस खतरे वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ये एक म्यूजियम होता है। वहाँ पर अजीब सा दिखने वाला एक प्राणी आ गया है, जिसका नाम समाइल है, जिसने कई गार्ड्स को मार दिया है। कुछ पल की लड़ाई में हेल बॉय उसे मार गिराता है, पर एप हेल बॉय को बताता है कि ये ऐसा जीव है जो मरकर फिर जिंदा हो जाता है। समाइल और हेल बॉय में एक बार फिर फाइट होता है। दोनों लड़ते लड़ते ट्रेन के टनल में पहुंच जाते हैं, जहां हेल बॉय उसे मार देता है। दूसरी तरफ एप म्यूजियम की चीज़ें छूकर वहां क्या हुआ था ये पता लगाता है। वो देखता है ग्रिगोरी, कार्ल और इल्सा वहां आए थे। ये तीनों वही है
जो 1944 में नर्क का द्वार खोलकर शैतानी शक्तियों को धरती पर लाने की कोशिश की थी। ग्रिगोरी ने ही म्यूजियम की एक मूर्ति में रखे हजारों फरिश्तों के आंसुओं से बने नमक से समाइल को जिंदा किया था। ग्रिगोरी नर्क के जीव समाइल को वरदान देता है कि उसकी हर एक मौत 2 और समाइल को जन्म देगा। हेलबॉय एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाता है। वो एक लड़की से मिलता है, उसका नाम लिज होता है। दरअसल हेलबॉय लिज को मन ही मन बहुत पसंद करता है। हेलबॉय उससे कहता है कि संस्था में सभी उसे बहुत मिस करते हैं और अब उसे वापस आ जाना चाहिए। लिज कहती है नहीं, उसे इस हॉस्पिटल में अच्छा तो नहीं लगता, पर कई दिनों से कोई हादसा नहीं हुआ और वो अब उसके शरीर से निकलने वाली आग को कंट्रोल करना सीख रही है। दरअसल लिज के पास ही एक सुपर पावर है। जब भी लिज को गुस्सा आता है या वो किसी खतरे में होती है, उसके शरीर से भयानक आग की लपटें उठने लगती हैं, जो एक भयंकर विस्फोट का रूप ले लेती हैं। जब वो बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर प्रोफेसर ब्रूट, जॉन और एब अपने साथी एजेंट्स के साथ वहाँ आ जाते हैं। समाइल से लड़ाई के दौरान हेलबॉय को समाइल के डंक से चोट लग गई थी। एब जब उसकी जांच करता है तो घाव में समाइल के 2 अंडे पाता है। एब बताता है कि समाइल अपने डंक के जरिए अंडे देता है। इन्हें ग्रो करने के लिए अंधेरा और नमी वाले स्थान की जरूरत होती है। जॉन हेलबॉय से पूछता है कि क्या समाइल तुम्हारी आंखों से ओझल हुआ था? हेलबॉय कहता है कि हाँ, थोड़ी देर के लिए, वो भी ट्रेन के टनल में। प्रोफेसर ब्रूट जॉन से कहते हैं कि कल टनल की जांच करो और उन अंडों को खोजकर नष्ट कर दो। दूसरे दिन एब, हेलबॉय और कुछ एजेंट्स उस टनल में जाते हैं। एब नीचे पानी में उतरता है। वो देखता है वहाँ पर एक समाइल के बहुत सारे अंडे हैं। इससे पहले वो कुछ कर पाता, समाइल उस पर हमला कर देता है। एब उससे बचने की कोशिश करता है पर समाइल के हमले से घायल हो जाता है। इधर ग्रिगोरी का शिष्य कार्ल हेलबॉय का ध्यान भटकाता है। हेलबॉय जब उसके पीछे जाता है तो 2 समाइल बाकी एजेंट्स पर हमला कर उन्हें मार देते हैं। दूसरी तरफ हेलबॉय और समाइल की लड़ाई होती है। हेलबॉय उन दोनों समाइलों को मार गिराता है। इधर कार्ल और एजेंट क्ले का सामना होता है। एजेंट क्ले अपनी पिस्तौल से कार्ल पर कई फायर करता है, पर कार्ल पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। कार्ल एजेंट क्ले को बुरी तरह जख्मी कर देता है और खुद भी मरने का नाटक करके वहीं लेट जाता है। हेलबॉय वापस आता है और मेडिकल सहायता के लिए कॉल करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जॉन लिज को मनाकर वापस हेडक्वार्टर ले आता है। लिज को देखकर प्रोफेसर ब्रूट बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ अच्छे बदलाव किए हैं। उसी वक्त कांच की दीवार टूटने की आवाज़ आती है। उसमें से FBI डायरेक्टर बाहर आता है। वो डरा हुआ है। उसके पीछे हेलबॉय भी आता है। वो डायरेक्टर पर गुस्सा है। लिज कहती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। हेलबॉय भी लिज को देखकर बहुत खुश होता है। वो उसे प्रपोज करने की सोचता है। उसके लिए हेलबॉय पेपर पर लिखकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लिज आ जाती है। हेलबॉय लिज से कहता है कि वो उससे कुछ कहना चाहता है। लिज कहती है कि जल्दी कहो, क्योंकि वो जॉन के साथ कॉफी पीने बाहर जा रही है। ये सुनकर हेलबॉय अपसेट हो जाता है। उसे लगता है लिज जॉन को पसंद करने लगी है। और जब लिज और जॉन कॉफी पीने बाहर जाते हैं तब हेलबॉय छिपकर उनका पीछा करता है। पर असल में लिज भी हेलबॉय को पसंद करती है, पर वो थोड़ा उलझन में होती है। इसी को लेकर वो जॉन से बातें कर रही होती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर ब्रूट जब कार्ल की बॉडी को चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसकी बॉडी में खून की एक बूंद नहीं है। कार्ल का जन्म 1897 में हुआ था। दरअसल कार्ल को शैतानी शक्तियों ने अब तक जिंदा रखा हुआ है। प्रोफेसर ब्रूट को कार्ल के पास से एक नोट मिलता है जिस पर एक एड्रेस लिखा होता है जो मॉस्को से कुछ दूरी पर है। प्रोफेसर ब्रूट नोट लेकर नीचे चले आते हैं। उसी वक्त कार्ल फिर से उठ खड़ा होता है। वो अपना सूट पहनकर नीचे आता है। प्रोफेसर ब्रूट कार्ल को देखते हैं। अब उन्हें उनकी साजिश का अंदाजा हो जाता है। प्रोफेसर ब्रूट कहते हैं, कठपुतली यहाँ है तो इसका मालिक कहाँ है? उसी वक्त ग्रिगोरी भी वहाँ आ जाता है। वो प्रोफेसर से कहता है कि अगर आज से 60 साल पहले तुमने हेलबॉय को मार दिया होता तो शायद ये दुनिया बच जाती। ग्रिगोरी प्रोफेसर ब्रूट के सिर पे हाथ लगाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें भविष्य की एक झलक दिखाता हूँ। और इसके बाद प्रोफेसर ब्रूट को विजन दिखाई पड़ता है। वो देखते हैं पूरी दुनिया जल रही है। हेलबॉय की सींगें अब बहुत बड़ी और भयानक हो गई हैं।
वो जलती दुनिया को देखकर रिलैक्स है। ग्रिगोरी कहता है कि तुम्हारा देवता हमेशा खामोश बैठकर तमाशा देखता रहता है, जबकि मेरा देवता हर बार मुझे जिंदा कर देता है। वो कहता है कि मेरे मालिक ने उस शैतान बच्चे का नाम भी बताया है जिसे तुम लोग हेलबॉय कहते हो। क्या तुम उसका असली नाम जानना चाहोगे? प्रोफेसर ब्रूट कहते हैं नहीं, वो मेरा बच्चा है, बस यही एक सच्चाई है। और उसके बाद कार्ल प्रोफेसर को मार देता है। हेलबॉय को जब ये बात पता चलती है तो वो हेडक्वार्टर आता है। प्रोफेसर की मौत से वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि प्रोफेसर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। प्रोफेसर ब्रूट के पास से उन्हें एड्रेस वाला नोट मिल जाता है। अब हेलबॉय, लेज, जॉन और कुछ एजेंट्स उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वो जगह एक पुराना खंडहर होता है। वो देखते हैं वहाँ पर कई बड़ी बड़ी मशीनें हैं और कार्ल भी वहीं है। कार्ल को देखते ही हेलबॉय उस पर टूट पड़ता है। कार्ल और हेलबॉय में भयंकर फाइट होता है। हेलबॉय कार्ल को मारकर प्रोफेसर ब्रूट का बदला ले लेता है, पर अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। आगे बढ़ने पर उन्हें समाइल्स का ठिकाना मिल जाता है। वहाँ पर समाइल्स के बहुत सारे अंडे भी होते हैं। हेलबॉय की उनसे फाइट होती है, पर समाइल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वो सभी हेलबॉय को घेर लेते हैं। लेज जॉन से कहती है कि मुझे एक थप्पड़ मारो। जॉन पूछता है क्यों? लेज कहती है ताकि मुझे गुस्सा आए और गुस्से में मेरे शरीर से निकलने वाली आग से इन समाइल्स का अंत हो सके। जॉन ऐसा ही करता है। लेज के शरीर से आग निकलने लगती है। जॉन खुद को एक पत्थर के पीछे छिपा लेता है और लेज के शरीर से निकलने वाली भयानक आग के विस्फोट में सभी समाइल्स मारे जाते हैं। इसके साथ लेज और हेलबॉय बेहोश हो जाते हैं और जब हेलबॉय की आंख खुलती है तो वो खुद को और जॉन को जंजीरों में बंधा पाता है। वो देखता है लेज अभी भी बेहोश है। वहाँ पर एक प्राचीन सफेद पत्थर भी होता है जो दूसरी दुनिया का गेट है। आज ग्रहण की रात है और ग्रहण की रात में इस गेट को खोला जा सकता है। ग्रिगोरी हेलबॉय से कहता है कि तुम्हारा एक हाथ जो इतना बड़ा है वो इस गेट की चाबी है और तुम्हें ये दूसरी दुनिया का गेट खोलना ही होगा। हेलबॉय ऐसा करने से मना कर देता है। ग्रिगोरी लेज की आत्मा को अपने अंदर खींच लेता है। ग्रिगोरी कहता है अगर तुम लेज को फिर से पाना चाहते हो तो तुम्हें ये गेट खोलना ही होगा। हेलबॉय जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है पर वो नाकाम हो जाता है। ग्रिगोरी कहता है अगर तुम इस जंजीर को खोलना चाहते हो तो तुम्हें अपना असली नाम बोलना होगा जो इस जंजीर के ताले पर लिखा है। हेलबॉय ऐसा ही करता है और वो जंजीर से आज़ाद हो जाता है। हेलबॉय की सींगें अब फिर से बढ़ जाती हैं। हेलबॉय उस प्राचीन पत्थर के पास जाता है। हेलबॉय उस पत्थर में बने 2 होल्स में से एक में अपना हाथ डालता है और उसे घुमाता है। उसके घुमाते ही एक तेज रोशनी उस पत्थर से निकलकर सीधे चांद से जाकर टकराता है और इस तरह दूसरी दुनिया का रास्ता खुल जाता है। शीशे में कैद शैतानी देवता ओगलू जहाज आज़ाद हो जाता है। अब हेलबॉय को बस एक और ताला खोलना होता है ताकि शैतानी देवता ओगलू जहाज इस दुनिया में आ सके। इससे पहले कि हेलबॉय ऐसा करता, जॉन प्रोफेसर ब्रूट का लॉकेट हेलबॉय को दिखाता है। वो कहता है मत भूलो हेलबॉय कि तुम कौन हो। जॉन वो लॉकेट हेलबॉय की तरफ फेंकता है। हेलबॉय वो लॉकेट ले लेता है। उसे अपनी अच्छाइयाँ याद आती है। उसे प्रोफेसर ब्रूट याद आते हैं। इसके बाद हेलबॉय अपनी सींगें तोड़ देता है और इसके साथ ही दूसरी दुनिया का गेट बंद हो जाता है। हेलबॉय अपनी टूटी हुई सींगों से ग्रिगोरी को मार देता है और लेज को गोद में उठाकर वहां से जाने लगता है। उसी वक्त ग्रिगोरी के अंदर से एक भयानक दानव निकलता है। वो दानव सबसे पहले ग्रिगोरी की शिष्या इल्सा को मार देता है। फिर उस दानव और हेलबॉय में फाइट होता है। वो दानव हेलबॉय को निगलने ही वाला होता है, तभी हेलबॉय अपने हाथ में ग्रेनेड ले लेता है। दानव हेलबॉय को निगल जाता है। हेलबॉय दानव के पेट के अंदर जाकर ब्लास्ट कर देता है और इस तरह दानव के चीथड़े उड़ जाते हैं। हेलबॉय लेज के पास आता है। हेलबॉय लेज के कान में कहता है तुम तो हमेशा से मेरी ही थी, पर मैं पहचान ही नहीं पाया। उसी वक्त लेज को होश आ जाता है। लेज हेलबॉय से पूछती है कि मुझे अंधेरी दुनिया में तुम्हारी आवाज आ रही थी, तुम क्या कह रहे थे? हेलबॉय कहता है मैं कह रहा था ओ नर्क के रखवाले मेरी लेज को छोड़ दे, वरना अगर मैं उस तरफ आ गया तो तुझे बहुत भारी पड़ेगा। और इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें।